जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 23 और 12 है शनिवार, यानी आज है वीकेंड। वैसे तो वीकेंड पर हम किसी न किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं और कुछ ना कुछ हंसी मजाक का और कुछ ऐसा चर्चित विषय ज़रूर रखते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा हो। आज भी रखेंगे ऐसा, और आज का हमारा विषय होगा एक तो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो घटनाएँ हैं, ऑनलाइन ठगी जिन लोगों के साथ में होती है, उसको लेकर के हम आपके सवालों के जवाब देंगे। दूसरी बात, आज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हमारे साथ में होंगे जिनके दिमाग में कुछ असमंजस की स्थिति चल रही है, और ये उनके दिमाग की उपज नहीं है, ये दिमाग की उपज है सरकार की। सरकार के कामों में कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही हो रही है कि उन्होंने आनन फानन में वैकेंसी तो निकाल दी, मगर ना तो यह देखा कि उस दिन कितनी तो एग्ज़ाम है, कितने स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या सभी के लिए वो कंफर्ट जोन रहेगा या नहीं रहेगा। इन मुद्दों को लेकर के भी कुछ स्टूडेंट मेरे साथ हैं जिनका ये कहना है कि साहब सेम डे में 2-2 3-3 एग्ज़ाम हमारी हो रही हैं, तो हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी बात, किस एग्ज़ाम को हमें देना है और किसको छोड़ना है। मुद्दा हो सकता है सुनने में बड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन वो स्टूडेंट जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है, और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर गौर करना चाहिए। उनसे भी मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा। चलिए, और सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की, और सबसे ज़्यादा सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उनको जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। और वो वाकई में बॉस थे। मुझे नहीं पता कि उनके बारे में कितनी कुछ किताबें लिखी गई, कितनी कुछ कहा गया, सुना गया, मगर इतना जानते हैं सर कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनमें सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनकी मौत का राज आज भी कोई सरकार नहीं खोल पाई। कैसे उनकी मौत हुई, किस तरह का उनका मामला था, वो आज तक किसी भी सरकार ने उस पन्ने को पलटने की कोशिश ही नहीं की कि एक इतना कद्दावर जो लीडर था जिसने दुनिया के दूसरे कोने पर जाकर के और एक ऐसी सेना का गठन कर दिया कि जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर रह कर के भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो हम उनको नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जयंती के लिए और सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती के लिए। अब करते हैं शुरुआत आज के दिन भर की तमाम खबरों की, और शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से, यानी राज्य स्तर की वो खबरें, राज्य सरकार की वो खबरें जिनका सीधा रास्ता जुड़ा है आपसे और सीधा ताल्लुकात रखती हैं आपसे। चलिए, आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी रेड, ये खबर बड़ी ट्रेंड कर रही थी। 2-3 दिन से मैं लगातार देख रहा था ट्विटर पे भी और अलग अलग खबरों में भी, मीडिया में भी। ये जो खबर है ना, ये सुर्खियों में बनी हुई थी। दरअसल आईटी सेक्टर की अब तक की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग। आयकर विभाग की अब तक की राजस्थान के इतिहास में ये सबसे बड़ी रेड थी। 3 ग्रुप थे जिनमें चौरड़िया ग्रुप है, गोकुल ग्रुप ऑफ बिल्डर्स हैं। इन लोगों ने इनकम टैक्स चोरी करके और इतना ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया साहब कि लगातार 3 से 4 दिन तक जब पुलिस ने और आयकर विभाग ने खंगाले इनके सारे दस्तावेज, तो पता चला कि लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति इन्होंने छुपा रखी थी। है ना बड़ा मामला। छोटा सा बिजली का बिल बकाया है ना, तो बिजली वाले कनेक्शन काट देते हैं, मगर इनका क्या करें, जो लगातार ब्लैक मनी के माध्यम से पैसा कमाते आ रहे हैं, दीवारों में सुरंग बना करके और अपने दस्तावेज फिट कर रखे थे। सारी सेटिंग, सारी गोटियां ये लोग इस तरह फिट कर रखी थी इन्होंने कि आयकर विभाग को पसीने आ गए इनके सारे दस्तावेजों को खंगालने में। लेकिन 3 दिन और 4 दिन की मेहनत के बाद में आयकर डिपार्टमेंट ने बताया है कि आईटी डिपार्टमेंट की अब तक की सबसे बड़ी रेड थी राजस्थान में, और 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अघोषित संपत्ति इनके पास में मिली है। पदम जी, आखिरकार राजा जी बहुत हैं ऐसे, इनको रास्ता कौन बताता है? अब नहीं, रास्ता चाहे कोई भी बताए, लेकिन एक बात बताऊं, इनकी मंजिल जेल है। जेल होनी भी चाहिए। हाँ, और मेरे ख्याल से गंगापुर में भी समय समय पर इस तरह की आईटी डिपार्टमेंट रेड डालता रहता है, और अभी डालने की ज़रूरत और भी है, क्योंकि ये जो काले कारनामे करते हैं ना साहब, इनसे भी कुछ निकालो तो सही। इनसे निकालो और गरीबों को दे दो, योजनाओं में ये पैसा उपयोग में आए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, और हमारी गंगापुर सिटी की जनता से कहना है कि जो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी आपसे पैसा मांगता है, कुछ करता है, तो आप हमें सूचना दें इसकी। नहीं, बिल्कुल,
चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और एक दूसरी खबर और थी जिसने आज सुबह सुबह सबका ध्यान आकर्षित किया, और ध्यान आकर्षित इसने किया, अच्छा आप लोग लगातार हमारे पास में कमेंट भी भेजते हैं, शिकायतें भी भेजते हैं, साहब गंगापुर सिटी में सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब है, और बिल्कुल ख़राब है, सड़कें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं। मगर राजस्थान की राजधानी में ही, और वो भी सचिवालय के पास, एक ऐसी सड़क जो भ्रष्टाचार की सीधी सीधी पोल खोलती है कि वो सड़क ही धंस गई साहब, और उसमें एक टेम्पू चला गया। ये तो शुक्र रहा कि उसमें 2 जानें बाल बाल बच गईं, एक युवती और जो टैक्सी ड्राइवर था वो बच गया, जो ऑटो ड्राइवर था वो बच गया। लेकिन आप बताइए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होती है कि हम जिस सड़क पर चल रहे हैं हमें ये भरोसा नहीं कि वो कब धंस जाएगी, और वो भी प्रदेश की राजधानी में, और वो भी सचिवालय जैसे पोश इलाके में, जहाँ से सैकड़ों वाहन रोजाना गुजरते हैं। पोश इलाका है, बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ से जब ये खबर सुबह सुबह आई तो मैं भी चौकन्ना हो गया कि बताओ, प्रदेश की राजधानी में और वो भी पोश इलाके में इस तरह की घटना हो रही है कि सड़क पूरी की पूरी धंस गई। लेकिन शुक्र ये रहा कि 2 जानें जो थी वो बच गई। लेकिन भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, और जब इन चीज़ों को हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि गंगापुर तो बेहतर है साहब, कम से कम कहीं सड़क तो नहीं धंस रही। ये और बात है कि यहाँ जितने खड्डे करने पड़ रहे हैं ना, ये हमको ही करने पड़ रहे हैं, सीवरेज कर रही है या अमृत योजना कर रही है, लेकिन सड़क धंसी कहीं नहीं है। तो फिर इंतज़ार करो साहब, जब जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ राज्यपाल बैठते हैं, वहाँ सड़कें धंस रही हैं, तो गंगापुर तो बहुत छोटा सा कस्बा है अभी, यहाँ तो फिर सड़कों की दुर्दशा क्या होगी, इन हालातों को सुधरने में कितना वक्त लगेगा, आप सहज ही इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अजय जी, इसकी मॉनिटरिंग बहुत कम हो रही है। इसकी किसकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रोडों की जो हालत है गंगापुर सिटी की, मॉनिटरिंग अगर जैसे कि अगर मॉनिटरिंग अगर हो तो गंगापुर की हालत सुधर सकते हैं। नहीं, मॉनिटरिंग हो कैसे? जिनके पास में सड़क मंत्रालय है वही गायब है। नहीं, वो भी हो, और प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय राजस्थान सरकार में जिनके पास में सड़क मंत्रालय था उसका मंत्रालय नहीं है। सचिन जी के पास था ये मंत्रालय पहले, अब किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत जी के पास में है, और गहलोत जी की नजरें इस समय राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा है, राज्य की राजनीति पर कम है। राष्ट्रीय राजनीति पर और अपनी सरकार बचाने में भी ज्यादा है। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबर है? भरतपुर जिले से तो जोरहरा थाने के पाई गांव में पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, और हवाई फायरिंग भी इस मामले में हुई है, ऐसी खबर आई है। और इसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जोरहरा पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, और किसी युवती को भगा करके ले जाने का एक पुराना मामला था, जिसको लेकर के इन दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ है। मामले में जांच करते हुए जो है पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, और पुलिस वाला बल तैनात कर दिया गया ताकि शांति बनी रहे। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। मंत्री सुभाष गर्ग जो हैं 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर रहे। वहीं विधायक जोगिंदर अवाना जो हैं उन्होंने भी कोविड-19 के टीकाकरण का आज अभियान की शुभारंभ किया नदबई में, और क्षेत्र का दौरा भी किया, और अधिकारियों के साथ में और अलग अलग विभागों के साथ में उन्होंने बैठक भी की, समीक्षा बैठक, और जानकारियां ली कि क्या कल्याणकारी योजना इस समय जिले में चल रही हैं। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो सरमथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मामले में ट्विस्ट कब आया? दरअसल ये जो युवक है ये सुबह अपने 2 दोस्तों के साथ में मोटरसाइकिल से जयपुर से रवाना हुआ था, और 5:30 बजे जब ये सरमथुरा पहुंचे तो इसकी तबीयत खराब हो गई, और दोनों दोस्तों ने इसको हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां एडमिट करवाया। वहां डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में यहाँ से कहानी शुरू हुई, और संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने दोनों जो दोस्त थे उनको हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने आज कई अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का निरीक्षण किया धौलपुर में। अब चलते हैं करौली की तरफ। निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के मामले में आज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुलाब बाग में स्थित भारत हॉस्पिटल में आज एक डिलीवरी के पेशेंट को लाया गया था, और उसको इंजेक्शन दिया गया। उसके आधे घंटे बाद में उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टरों पर आरोप लगाए लापरवाही के। आखिर में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन मामला दर्ज हो चुका है। इसी तरह नगर परिषद के कर्मचारियों ने, करौली नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने आज कर दी हड़ताल, और हड़ताल करी कि वो लंबे समय से अपने वेतन की मांग कर रहे थे कि साहब हमें भुगतान मिल ही नहीं रहा, हम काम नहीं करेंगे।
आखिर में सभापति के बीच में और सफाई कर्मचारियों के बीच में बातचीत हुई और बातचीत में भाग लिया विजय बैंसला ने। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो पुत्र हैं विजय बैंसला, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और समझाइश करने के बाद में दोनों जो पक्ष हैं यानी सफाई कर्मचारी और नगर परिषद, उनमें सहमति बन गई है और ये कहा कि साहब जल्द से जल्द इनका भुगतान कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आज जो हड़ताल थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और कल से वो काम पर लौट आएंगे और करौली शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रहेगी। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो आज एक लाइव हमारे संवाददाता प्रेमराज सैनी ने दिखाया था और बड़ा शानदार था सर। अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं तो लगता है कि कहीं ना कहीं सूरत और सीरत दोनों बदलेंगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बौली की प्रिंसिपल जो हैं उनकी हठधर्मिता के चलते जो बालिकाओं के शौचालय हैं उन पर तो लगा हुआ है ताला, उनको खोला नहीं जा रहा। और जब बालिकाओं ने कहा कि सर हमको जो मेन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो प्रिंसिपल महोदय का कहना था कि अगर आपको ज़्यादा सुविधाएं चाहिए तो आप जाइए प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्यों आ रहे हैं। इस बात को जब उन्होंने अभिभावकों को जाकर के बताया तो अभिभावक भड़क गए, स्कूल पहुंचे। यानी कुल मिलाकर के प्रिंसिपल की हठधर्मिता के चलते जो सुविधाएं मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल पा रही। अच्छा जी, मोदी सरकार तो शौचालय बनाने में जोर दे रही है और वो प्रिंसिपल हाँ बिल्कुल, आज हमारे वहाँ के संवाददाता प्रेमराज जी ने वहाँ जाकर के उनको दिखाया है। हालांकि गोलमोल जवाब दिए प्रिंसिपल महोदय ने कि साहब ऐसा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और हम जल्दी इसको शुरू कर देंगे। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का एक असर ज़रूर हुआ कि अब वो सुविधाएँ जो हैं वो स्टूडेंटों को मिलेंगी और एक वाजिब मुद्दा प्रेमराज जी ने उठाया। तो प्रेमराज जी बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया था। अगर आम आदमी से जुड़ी हुई कोई भी बात है, कोई भी मुद्दा है तो बिल्कुल आप बेझिझक उसको उठाएं। और बॉली प्रिंसिपल जो हैं उनसे भी हमारा कहना है कि मैम अगर इस सोच के साथ आप प्रिंसिपल हैं तो सॉरी, फिर आप आराम से घर जाएँ। और वहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी हमारा ये कहना है कि सर प्लीज़ अगर वाकई में प्रिंसिपल कहीं ना कहीं दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जी न्यूज़ पोर्टल जो बना है आम लोगों की समस्या के लोगों के लिए ही बना है। बिल्कुल, तो ये बात है। इससे स्टाफ भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न नजर आया, स्टाफ भी असंतुष्ट था प्रिंसिपल महोदय की इन कार्य प्रणालियों से। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार वो फील्ड में रहते हैं सक्रिय और कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग का वो औचक निरीक्षण करते हैं। आज साहू नगर का जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है वहाँ जाकर के उन्होंने कक्षा 9 के छात्रों से मुलाकात की, उनसे सवाल जवाब किए और उनका फीडबैक लिया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है उसमें 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से उन्होंने मुलाकात की और कोविड-19 की गाइडलाइन का किस तरह पालन किया जा रहा है इसकी भी उन्होंने जाँच की। दूसरी बात, विद्यालय अब खुले हैं तो बच्चे किस मानसिकता के साथ विद्यालय में आ रहे हैं इसको लेकर के उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की, संवाद किया। तो अच्छी बात है। देखिए ऐसा कहते हैं कि एक अधिकारी का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये नहीं है कि वो ऑफिस में बैठ कर के अपनी सारी ऑफिसगिरी करे। एक अधिकारी का सबसे बड़ा काम ये है कि वो लोगों से जुड़े, लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को देखे, समझे प्रैक्टिकली और फिर उनको इन फील्ड सॉल्व करने का प्रयास करे, तो शायद ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिकली रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं। राजेंद्र किशन जी अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार फील्ड में सक्रिय भी हैं, वो हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। लगातार औचक निरीक्षण की उनकी जो खबरें वो लगातार हमारे पास में आती रहती हैं और हम आपको बताते रहते हैं। तो ये सवाई माधोपुर ज़िले से खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबरें नहीं थी। सर्दी का माहौल अगर देखा जाए सवाई माधोपुर ज़िले में तो देखिए किसी दिन तोला किसी दिन मासा, कुल मिलाकर के किसी दिन ज़्यादा सर्दी है किसी दिन कम है, लेकिन सर्दी मेरे ख्याल से पदम जी अब उतनी है नहीं, किसी दिन बड़ी। हाँ, और दोस्तों थोड़े बहुत दिन के लिए ये सर्दी का मजा लो और 1-2 महीने बाद में आप तरसोगे इस ठंड के लिए, एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे, इसलिए फ्री की ठंड है, आराम से खाओ। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि बाजरे की रोटी और गुड़ का लुत्फ ज़रूर उठाओ। बड़ा अच्छा काम करती है सर सर्दियों में, अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़ें और ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, लेकिन गंगापुर सिटी की बात करने से पहले मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा कुछ ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ हैं जिनका अपना दर्द है और उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने मुझे पहले भी मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि सर बड़ा मुद्दा है, तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए एक तो मैं आपको मैं बताऊं, दूसरी बात आप खुद अगर लाइव आकर के ज़्यादा बताएंगे तो हो सकता है सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे और उनको लगे कि हाँ थोड़ी सी गलती तो हुई है और इसमें अगर हो सके तो सरकार को ज़रूर संशोधन करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इनवाइट करना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए।
सबसे पहले तो अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए, आप कहाँ रहते हैं और आपका नाम क्या है? मैं गंगापुर आगे आ सिटी जाइए। मेन रोड सुकल कॉलोनी में रहता हूँ। जी, सामने देखिए कैमरे में। अच्छा राजकुमार जी, पहले तो बताओ, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं नहीं देखते आप लोग? देखते हैं सर। रोज देखते हैं? हाँ, रोज देखते हैं। खबरें अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती है। चलिए, आपने मुझे एक मैसेज भेजा था और आपने अपना एक दर्द मुझे बताया था। सर आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए और अपना परिचय भी दीजिए। आपका नाम? अशोक गोयल, अशोक जी, आप कहाँ रहते हैं? नेहरू गंगापुर सिटी में। ठीक है, इनको भी फ्रंट में, आप भी फ्रंट में आइए यहाँ। चलिए, तो राजकुमार सर, आपने मुझे मैसेज भी किया था और कुछ प्रॉब्लम मुझे बताई थी। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए कि प्रॉब्लम है क्या, और अब आपके दिमाग में असमंजस की स्थिति क्या चल रही है? सर मेरी प्रॉब्लम ये है, क्या मेरी एग्जाम थी एसटीसी की जो चल रही है अभी फिलहाल, पर क्या था ये 28 तारीख को ख़त्म होने वाली थी। फिर 28 तारीख को 28 जनवरी को ख़त्म होने वाली थी। ठीक है। फिर इसको लास्ट की एग्जाम को 28 की जगह 2 तारीख को कर दिया। 2 फरवरी को कर दिया। अब आपकी एसटीसी वाली एग्जाम जो है वो 2 फरवरी को है। लास्ट 2 एग्जाम 2 फरवरी को लगनी है। ठीक है। उसी दिन हमारी वो एनटीपीसी की एग्जाम हो रहा है 2 फरवरी को। तो दोनों तीनों चारों एग्जामों में से हम किन को दें, कौन सी एग्जाम दें? एक ही डेट को 2 एग्जाम हो गई। एक ही डेट को 2 एग्जाम हो गई, दो एग्जाम। एसटीसी की भी और एनटीपीसी की भी। एनटीपीसी की। अच्छा, तो अब आपके सामने ये असमंजस की स्थिति रहेगी। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या इशू हैं? बहुत सारे और भी इशू हैं जो विद्यार्थियों के सामने इस समय आ रहे हैं। जैसे अब 25 अप्रैल को सरकार रीट की एग्जाम कर रही है। हाँ। और 25 अप्रैल को आखा तीज का बड़ा साया है, अपन जानते हैं हमारे राजस्थान में तो इसका बड़ा महत्व है। तो उसको लेकर के कल शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने हालांकि कहा था कि अभी तक तो कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लगातार ये शिकायतें और ये कंप्लेंट उनके पास में पहुंच रही हैं कि साहब बहुत सारी एग्जाम ऐसी हैं जो टकरा रही हैं। तो इसके अलावा 2 तारीख के अलावा और भी कुछ ऐसा है क्या जो असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है भविष्य में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये एग्जाम तो फिलहाल है ही है अभी तो 2 फरवरी के 2 फरवरी की। इसमें एक बीएड वाला और कुछ बता रहे थे ना आप मेरे ख्याल से? ये तो बीएड वालों को, फर्स्ट ईयर बीएड वालों को तो प्रमोट कर दिया गया है और बीएसटी फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट नहीं किया गया था। पहले तो इन्होंने कह बोला था कि ये दोनों ही बीएड और बीएसटीसी वाले दोनों ही को प्रमोट किया जाएगा, पर बीएड वालों को कर दिया और एसटीसी वालों की एग्जाम चल रही है फिलहाल। अच्छा, बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उनको तो कर दिया प्रमोट? हाँ, प्रमोट कर दिया उनको। हाँ। और बीएसटीसी वाले जो फर्स्ट ईयर हैं उनको प्रमोट नहीं किया। उनको बीएसटी फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट नहीं किया। उनकी चल रही है अभी? उनकी एग्जाम चल रही है। पहले 28 तारीख को ख़त्म होनी थी, जो 2 तारीख को होएगी अब 2 फरवरी को। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि इन बातों पर कहीं ना कहीं सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना चाहिए। आपने बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया, कोरोना काल के चलते आपकी एग्जाम भी नहीं हुई, पढ़ाई भी नहीं हुई, तो चलो साहब उनको प्रमोशन दे करके और सेकंड स्टैंडर्ड में भेज दिया। बीएसटीसी वालों ने क्या बिगाड़ा था आपका? और फिर आपने तो पहले कहा भी था कि इनको प्रमोट करने वाले हैं, फिर इनको प्रमोट क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात, इनका अपना कहना सही है कि साहब मेरी जो एसटीसी की एग्ज़ाम थी 28 को ख़त्म होने वाली थी, नहीं हो पा रही है, चलिए 2 को आपने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 को दे लूँगा, लेकिन 2 को मेरी एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, फिर मैं उसका क्या करूँ? अब मुझे एसटीसी की देनी है या एनटीपीसी की देनी है? 25 अप्रैल की जो रीट की एग्ज़ाम है उसको लेकर के भी यही ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आनन फानन में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना कि चलो किसी को संतुष्ट करना है, किसी को खुश करना है, अरे वो अल्लाह मचा दिया बेरोजगारों ने कि साहब बेरोजगारी ज़्यादा है, फटाफट जगह निकालो। शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने फटाफट डिस्कस करके और जगह निकाल दी, साहब 25 अप्रैल को हो जाएगी रीट की एग्ज़ाम। आपको पता है उस समय की समय और परिस्थितियाँ क्या रहने वाली हैं, तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। चलिए, और इसके अलावा कोई बात आपकी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करते हैं सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी और हम पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करवाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका अपना दर्द था और इनका कहना अपनी जगह वाजिब था। और पट्टे के लिए बताओ आप लोगों को, पट्टे कब से बनने लगेंगे कृपया बताएं? राकेश जी कह रहे हैं। राकेश जी, कल भी हमने इसका जवाब दिया था कि अभी 18 तारीख को शायद इसकी बोर्ड की मीटिंग, पहली मीटिंग होने वाली है नगर परिषद की। 13 तारीख को नहीं, 8 तारीख को। 8 तारीख को 8 तारीख को होगी और इसी में निर्णय लिया जाएगा। और तो अभी थोड़ा सा इंतजार सब्र करें आप। और एक बात और मैं बता दूं आपको, प्रशासन शहरों के संग अभियान की भी शुरुआत होने वाली है, राज्य सरकार ने इसकी भी घोषणा कर दी है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। फरवरी के बाद में जैसे ही प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत होगी तो आपका बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक ही छत के नीचे हो जाएंगे, वो भी फ्री में, निःशुल्क। तो थोड़ा सा इंतजार करें, ये सारे काम होने वाले हैं। सरकार ने कुछ नए नियम भी निकाल दिए हैं, आपको पता होगा 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो जनसंख्या वाले जो शहर हैं
उनमें 90A 90B वाला जो मामला है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली की है। कृषि भूमि को किस तरह आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाए, लेआउट प्लान क्या बनेगा, तो इन जो नियम हैं इनको ज़रूर आप एक बार फॉलो करें, पढ़ें, तो आपको कई चीज़ों में राहत मिल सकती है। तो ये बात है। और अब मैं आपके सामने बुलवाना चाहूँगा हमारे इस चैनल के हेड अनंत जी को, और वो साइबर क्राइम से भी जुड़े हुए हैं, एथिकल हैकर हैं, इन चीज़ों को बड़े करीब से और बड़े बारीकी से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इस तरह के केसेस को रोज़ वो सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी के जो मामले हैं ना, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हैं वो भी हमारे पास में, सर ATM से मेरा पैसा गायब हो गया, सर फ़ोनपे के माध्यम से मेरा पैसा चला गया, कोई कह रहा सर मेरी फेसबुक ID हैक कर ली और उसके माध्यम से मेरे को फिर दूसरे दोस्तों को मैसेज भेज करके और पैसा मांगा जा रहा है। ये साइबर क्राइम जगह तरीके बहुत चेंज कर रहा है और अच्छे से अच्छा आदमी को फंसाया जा रहा है इसमें। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को लेकर के भी हम बात करेंगे। दूसरी बात, देखिए दोस्तों, जी न्यूज़ पोर्टल को जितना आपने सराखों पर बैठाया है ना, इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस जी न्यूज़ पोर्टल को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका क्या मामला है और ये कैसे चलेगा? मनोज पोसवाल जी कह रहे हैं 25 अप्रैल को आखातीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर आखातीज नहीं है मनोज जी तो फिर एग्ज़ाम देने में परेशानी नहीं आएगी लोगों को। हम भी यही चाह रहे हैं, हमारे पास जो अपडेट आई हमारे पास तो यही आई है, और आप भी पढ़ रहे होंगे मीडिया में यही चल रहा है, अरे कि साहब 25 अप्रैल को आखातीज है तो कैसे एग्ज़ाम होगी। लेकिन अगर नहीं है तो अच्छी बात है, स्टूडेंट को कुछ सुविधा तो मिले, राहत मिले। तो बहुत सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे अनंत जी से। तो अनंत सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जब मैं आपके चैनल पर ही आपका स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू। अनंत जी हैं, और सही पूछें तो इस चैनल के जनक, इस चैनल के मालिक, इस चैनल के MD अनंत ही हैं। अनंत जी ने ही इस चैनल को ईजाद किया था। और अनंत जी, कहाँ पहुँच गया आज आपका चैनल? अभी तक लगभग 90,000 होंगे। हाँ, लगभग पूरे नहीं हुए अभी 90, लेकिन जल्दी हम कोशिश करेंगे इनको 5 लाख करें। 5 लाख करें? हाँ। मतलब 90,000 से सीधा 5 लाख? कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए ना अपनी उम्मीद, हाँ, जारी रखनी चाहिए। तो अनंत जी हैं, हालांकि इस चेहरे को आपने कई बार देखा होगा, मगर आपको कभी लगा नहीं होगा कि ये MD है या इस चैनल के मालिक हैं या इस चैनल की शुरुआत इनने की थी। आनंद जी, अपने चैनल को कहाँ देखा जाता है देश विदेश में? विदेशों में मॉरिशस है, मलेशिया है, US में भी है, सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये तो विदेशों में। देश में भी लगभग शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ नहीं देखा जाता है। एक ना एक आदमी तो ज़रूर देखता है, हर जगह से, पूरे देश में से। अच्छा, अनंत सर ने मुझे एक दिन एक अपडेट और दिया था कि लेह लद्दाख, बिल्कुल, वहाँ तक के जो फौजी भाई हैं वो हमारे चैनल को देखते हैं। क्यों सर, आपने ही बताया था? जो अपने एरिया से, सवाई माधोपुर गंगापुर से जो रिलेट करते हैं, वो सभी लोग हमारे यहाँ की, अपने घर की, अपने आसपास की क्या न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ यहाँ लोकल अखबार में आ जाती है, टीवी में नहीं आती है, तो वो चीज़ें उनको वहाँ तक देखने को मिल जाती हैं और वो बहुत खुश हैं। मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, और सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी कॉल आते हैं इस चीज़ के लिए कि सर आप जो कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप सब लोग जो हमारा चैनल देखते हो, इसको अप्रिशिएट करते हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मेरी या आनंद जी की अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि हमारी पूरी टीम है। आप देखिए, पदम जी हैं, जितने भी हमारे पत्रकार लगे हुए हैं, राजेंद्र जी हैं, रिंकू शर्मा माधोपुर से हैं, बाटोदा से हैं, बौली से हैं, नांदोती से हैं, इन सब का भी उतना ही योगदान है जिन्होंने इस चैनल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। अच्छा, मैं आजकल 1-2 दिन पहले बैठा था ऑफिस में, तो अनंत सर से पूछ रहा था, सर पिछले 28 दिन के 30 दिन का अगर डाटे की बात की जाए तो पिछले 28-30 दिन में हमारे चैनल को कितने लोगों ने देखा? तो अनंत सर ने मुझे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। सर, क्या मामला था? पहले तो आप वो आंकड़ा बताओ जो मैंने आपको बताया था। मैं भूल गया सर, आप बताओ अपने मुंह से। वो आंकड़ा था हमारा, जब मैंने आपको बताया था वो था 1 करोड़ और 34 लाख करीब का। वो अभी एक हफ्ते में 2 करोड़ 80 लाख हो गया है। पिछले 1 महीने में। 1 महीने में, पिछले 1 महीने में हमारे चैनल को, हमारे चैनल की रीच है ये रीच है रीच 2 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़ 80 लाख।
ठीक है। मतलब अगर इसको मिलियंस में कुछ क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये मिलियंस में काउंट करती है यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसे 28 मिलियन बोल सकते हैं हम। बिल्कुल 28 मिलियन रीच मिली है हमें, और लगभग 34 लाख एंगेजमेंट, हमारे यूज़र एंगेज हुए हैं हमसे 34 लाख यूज़र्स। अच्छा, नए जुड़ने का जो सिलसिला है, अगर उसका एक एवरेज निकाला जाए, एक औसत निकाला जाए, तो उसकी क्या स्थिति है? हर रोज कितने लोग हमसे जुड़ते हैं? लगभग 100। अगर एवरेज बोला जाए तो कह सकते हैं हम 70 से 80 का एवरेज है। 70-80 लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है 1500 लोग भी एक दिन में जुड़ जाते हैं, कभी ऐसा होता है 50 लोग भी एक दिन में जुड़ते हैं, तो हम एवरेज लेके चलते हैं 70-80 लोग तो पर डे जुड़ते हैं हमसे। तो ये जी न्यूज़ पोर्टल का प्रभाव है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम है जिसको देखा जाता है? अनछुए पहलू, बिल्कुल बिल्कुल देखा जाता है। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इसी के हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, क्योंकि इसमें पूरे दिन की क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ पे हुई, क्या आपसे रिलेट करती हैं घटनाएं, और क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम अनछुए पहलू है तो कुछ ऐसी चीज़ें, टच महसूस करता है आदमी। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो कि हम न्यूज़ में नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें लाइव नहीं दिखाने की होती हैं। जैसे पदम जी दिन भर लाइव दिखाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो लाइव दिखाने की नहीं होती हैं, सिर्फ बातें होती हैं, आपके मन की, हमारे मन की, दर्शकों के मन की बातें। तो उन बातों के को भी डिस्कस किया जाता है। कई खबरें दिखाई जाती हैं, खबरें तो हर आदमी दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, वो डिस्कशन इस प्रोग्राम में होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, दर्शकों की बड़े लंबे समय से मांग थी, और मांग क्या, मेरे पास बहुत, जब मैंने अपना मेरा कॉन्टैक्ट पूरा हो गया था जी, और मैंने चैनल छोड़ दिया, उसकी घोषणा कर दी। देखिए, आप जितने भी दर्शक हैं ना, मैं बिल्कुल आज आमने सामने की बात है, मैंने चैनल छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अनंत सर ने बताया नहीं था कि मैंने जिस दिन चैनल छोड़ने की घोषणा की थी उससे 3 दिन पहले ही इन लोगों ने बैठ करके और मेरा जो कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ाने का वो सरप्राइज़ था। आप ही बताएं। बिल्कुल, वो हमने रिन्यू किया था आपके लिए, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है इसने बैठ के इसको फाइनल कर लिया था, बट आपको नहीं बताया था। हम एक बार चाह रहे थे कि ये सरप्राइज़ आपको भी मिले और हमारे सब दर्शकों को भी। अच्छा, अब कितना बड़ा है सर कॉन्टैक्ट? अभी तो देखते जाओ शायद ख़त्म ना हो। तो कुल मिलाकर के ये है, चाहे मैं हूँ, चाहे पदम जी हैं, हम सब इस चैनल की आत्मा बन चुके हैं, और ये चैनल भी हमारी कहीं ना कहीं आत्मा बन चुका है। अब बात करते हैं हम साइबर की। दिखाना चाह रहे हैं आप? अच्छा, चलिए, हमारे जो टेक्निकल टीम है वो कह रही है सर कुछ चीज़ें दिखाई भी जाएं दर्शकों को तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्या है, कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों का कितना वो चल रहा है। नहीं, बिल्कुल सर, मैं भी नहीं समझता हूँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी में। सुबह कल का मेरा जो मैंने बताया था वो कल का था, आज थोड़ा सा और बढ़ गया है। वो जो 2 करोड़ 80 लाख था वो 2 करोड़ 96 लाख हो गया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। जो हमारी रीच है जी, वो 296 में हो चुकी है जी, और एंगेज भी काफ़ी बढ़ गया सर। एंगेजमेंट कितना है? एंगेजमेंट 40 लाख हो चुका है। एंगेजमेंट 40 लाख हो चुका है, और कुल मिलाकर के इन सब में इजाफा हो रहा है। जी, तो हमें ये हमारे लास्ट 28 डेज़ का है। ठीक है, 28 दिनों का। ठीक है, चलिए, तो ये स्टैटिक्स हैं, और सर ये आंकड़े झूठ नहीं बोला करते, वो सब आपको दिख रहे हैं। इनका कभी भी कोई जांच कर सकता है? नहीं, ये एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहती है पावर जांच करने की, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब से हम हमारी जो मंथली रीच होती है, मंथली एंगेजमेंट होता है, उससे हम स्क्रीनशॉट लेके और अपने पोर्टल पे डालें, ताकि लोग जान सकें कि हमको कितने लोग देख रहे हैं। तो कोशिश करेंगे हम इसको। चलिए अनंत सर, आप आते हैं मुद्दों की बात पर। आप एथिकल हैकर हैं, आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। आजकल ऑनलाइन ठगी जो होती है, साइबर क्राइम जो होता है, वो कितने तरह का हो रहा है? सर देखिए, साइबर क्राइम तो अब देखिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप शायद यही देखते होंगे कि हर महीने तो हर 15 दिन में एक्चुअली एक नया मोबाइल आ जाता है नई टेक्नोलॉजी के साथ में। हर महीने एक लैपटॉप आ रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ में, डेस्कटॉप आ रहे हैं, है ना, और इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ में उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्राइम भी बढ़ रहे हैं। और क्राइम खासकर उन लोगों के साथ होता है जो अवेयर नहीं है, जो इन टेक्नोलॉजी को यूज़ तो करना जानते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है सर, मैं आपको बताऊं, थोड़ी मजाक वाली बात है।
फ़ोन तो स्मार्ट हो रहा है, लेकिन लोग स्मार्ट नहीं हो रहे हैं। सही पकड़े हैं। आदमी को अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आप भी स्मार्ट हों उसके लिए। आप स्मार्टफोन चलाने से आप स्मार्ट नहीं हो जाते हैं, आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हैं तो। नहीं, अब साइबर क्राइम जो है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कितने तरीके के साइबर क्राइम को लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, खासकर तो ऑनलाइन फ्रॉड ही होता है जिसमें लोगों के पैसे निकाले जाते हैं एटीएम के माध्यम। पहले पर अगर बात करें अपन बैंकिंग सेक्टर की, वो मैं एक बार में लेके आऊँगा इसको। मैं आपको बता देता हूँ कि साइबर क्राइम किस तरीके के हो रहे हैं जी। जैसे कि एक होता है, सबसे जो ज़्यादा क्राइम चल रहा है वो तो इस टाइम चल रहा है फाइनेंशियल। बैंकिंग सेक्टर से पेटीएम, फ़ोनपे, ब्ला ब्ला, इन चीज़ों से लेकर फ्रॉड होता है। पहली चीज़ तो ये फाइनेंशियल। दूसरी चीज़ होता है आपका पर्सनल डेटा चुरा लेना, ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। सोशल साइट के माध्यम से जी, पर्सनल डेटा चुरा लेना, आपके डुप्लीकेट प्रोफाइल बना लेना, ये भी साइबर क्राइम में आता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है सर्वेलेंस, आपके बारे में जानकारी रखना। एक आदमी की पर्सनल चीज़ों की जानकारी दूसरा आदमी नहीं रख सकता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। ये नियम है। प्राइवेसी में दखलंदाजी। प्राइवेसी एक्चुअली। यस। तो प्राइवेसी में दखलंदाजी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। अगर ऐसा कोई करता है, कोई इस एक के ऊपर जासूसी करता है, एक आदमी दूसरे को जासूसी करता है, तो वो क्राइम में आता है। ठीक है। ये भी हस्बैंड वाइफ ही है। बिल्कुल। ओके। हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। ये मुद्दा ज्यादा है ना सर? जी, ये साइबर लॉ में आता है। ज्यादा नजर रखती है अपने पतियों पर। पति भी रखते हैं पत्नियों पर। अच्छा, फिर ठीक है ना। है ना, जैसे कि उसकी कॉल रिकॉर्ड करना, उसकी ये देखना कि वो लोकेशन कहाँ पे जा रही है, क्या 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 कर रही है, किससे बात कर रही है। देखिए, जो किस पार्ट, बट इट्स ए सेंसिटिव इशू। जी बिल्कुल, है ना। और भी कई तरह के क्राइम है जो नॉर्मल लोगों के काम नहीं आते हैं, वो हम जैसे लोगों को काम आते हैं, तो उनसे कोई रिलेट नहीं करता है। जैसे कि ईमेल आईडी हैक कर लेना, है ना। नॉर्मल लोगों की ईमेल आईडी जल्दी से हैक नहीं होती है ना। मेरी तो 3 बार होगी सर। रिकवर आपने ही की थी। जी, अब मैं इसके कारण भी बताऊंगा। वो बताएं। वो एक्चुअली सर देखिए, फेसबुक, क्या बोलते हैं, जीमेल वगैरह ईमेल आईडीज जो होती हैं, और भी कोई होता है व्हाट्सअप, है ना, और कुछ इसके अलावा बस यही चीज़ है ना। यही चीज़ लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सर। इन टेक्नोलॉजी जिन टेक्नोलॉजी बनी हुई है, इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है कि इसको आप, मैं और कोई हैकर का बाप हो ना, वो भी हैक नहीं कर सकता। सही बात तो ये है। ठीक है। ये चीज़ें हैक नहीं होती, हैक होता है इंसान का दिमाग। आपका ईमेल आईडी हैक हुई है, उसमें गलती आपकी है, ना कि उस टेक्नोलॉजी की। कोई भी हैकर उस टेक्नोलॉजी के डेटा, जैसे जीमेल है, वो गूगल का एक हिस्सा है। कोई भी हैकर गूगल के डेटा सेंटर में नहीं जा सकता। सही बात तो ये है। उसके डेटा सेंटर में जाके वो आपका पासवर्ड अगर चेंज कर सकता है तो वो किसी का भी कर सकता है, एक राष्ट्रपति का भी कर सकता है, प्रधानमंत्री का भी कर सकता है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल लोगों का होता है, और जो अवेयर नहीं होते हैं उनका होता है। तो इस चीज़ से तो हम कह ही नहीं सकते कि किसी ने फेसबुक हैक कर लिया, जीमेल हैक कर लिया, व्हाट्सअप हैक कर लिया। इंसान हैक होता है। इंसान अपनी गलती से अपने पासवर्ड दे देता है, अपने OTP दे देता है, और वो हैक हो जाता है। एक्चुअली वो हैक नहीं होता है, उसका जो प्रोफाइल, उसकी जो ईमेल आईडी, उसका जो व्हाट्सअप है, जो उसने ओपन छोड़ रखी है, जी, वो हैक हो जाते हैं, है ना। हमारे एथिकल हैकिंग में एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप अपना एक बार बैंक का अकाउंट नंबर और पासवर्ड किसी को दे दो, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड किसी को मत दे देना। अच्छा। पैसा वापस आ सकता है, इज्जत नहीं। बिल्कुल। मिसयूज उसका होता है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी की अगर आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी है, अगर वो मैं कैसे भी करके एक्सेस कर सकता हूँ, अगर मैंने कर ली एक्सेस, तो उस ईमेल आईडी के थ्रू मैं आपका ये पता कर सकता हूँ कि आप किस समय कहाँ बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ पड़ा हुआ है, कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं। भाई, सबके अपनी पर्सनल थिंग्स हैं, कौन क्या कर रहा है, सबकी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट अपनी पर्सनल लाइफ है। तो आप भी अभी जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊं, ये जो 28 फरवरी वाला चला था कि व्हाट्सअप बंद कर देंगे, व्हाट्सअप अपनी प्राइवेसी उसको शेयर कर रहा है फेसबुक को, तो बहुत करोड़ों लोग, मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने कहा है कि हम अपना व्हाट्सअप बंद कर देंगे। क्यों? व्हाट्सअप पे जो प्राइवेसी है ना उनकी, वो नहीं चाहते कि पब्लिक हो। और अगर ये व्हाट्सअप की प्राइवेसी पब्लिक हो जाती है तो कितना बड़ी बदनामी होगी किसी आदमी की। भूचाल आ जाएगा सर, है ना, लोगों की लाइफ में इंसानियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, लाइफ में भूचाल आ जाएगा। तो यही बात है कि अगर आपने किसी को अपनी ईमेल आईडी दे दी ना, तो वही बात पड़ गई। जैसे व्हाट्सअप जिस शेयर कर रहा है ना, वही बात आपकी ईमेल आईडी के साथ ही होती है। व्हाट्सअप पे तो फिर भी कुछ नहीं होता, ईमेल आईडी बहुत कुछ होता है। ये है सर बात। अच्छा आनंद सर, एक बात मुझे बताइए
आपने कहा कि साहब ये सारी चीज़ें हैक हो जाती है या इनको कर लिया जाता है, इनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। आप मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्ड रहता है और जिनका रिकॉर्ड नहीं रहता। जैसे मैं अगर किसी को कॉल करता हूँ, आप समझिए मैं फ़ोन कॉल कर रहा हूँ, जी तो क्या उसका रिकॉर्ड निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। वो कर रहा है, वो भी निकल सकता है। ठीक है। आपने कॉन्फ्रेंस कॉल की है, वो भी निकल सकता है। ठीक है। कितनी देर बात की, किस जगह बैठ के बात की है, वो भी निकल सकता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं अगर मैसेंजर के थ्रू किसी से बीसी कर रहा हूँ या कॉलिंग कर रहा हूँ तो कौन क्योंकि से दो चीज़ें हो गई। कौन सा मैसेंजर डिपेंड करता है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है सर कि देखिए क्राइम में भी क्राइम की सूरत देखी जाती है, आपका बिल्कुल। क्राइम कैसा है, बिल्कुल। है ना। तो वो चीज़ है, अगर सोशल साइट पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक के थ्रू हम किसी से चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या उनका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है, जबकि टेक्स्ट मैसेज और कॉलिंग का रिकॉर्ड निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? दो चीज़ें अलग अलग हो गई। टेक्स्ट मैसेज जो SMS होता है यस, उसका, और कॉल का जो नॉर्मल कॉल होता है हमारे normal फ़ोन call का, होता है। इनके रिकॉर्ड्स निकल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जब तक कोई नंबर सर्विलेंस पे नहीं होता, उसका कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकल सकती। अच्छा। ठीक है। कोई कहता है ना कि मैं अब तेरे पिछले 6 महीने का निकलवा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। जी। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करती कंपनी जब तक पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस पर्टिकुलर व्यक्ति आदेश का नहीं दिया जाए। लिखित में आदेश नहीं दिया जाता कंपनी को कि आप इसके सर्विलेंस करना है और आपको इसकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, तब होती है कॉल रिकॉर्डिंग। ऐसे किसी की नहीं होती कॉल रिकॉर्डिंग। पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है, फिर SP कार्यालय से उसकी साइन होके बिल्कुल वो इजाजत अच्छा, मिलती है बिल्कुल इसकी। बिल्कुल। ठीक है। तब सर्विलेंस होता है, और उस सर्विलेंस में भी अगर वो बंदा गलत नहीं है तो वो वापस प्रशासन पे वो कर सकता है कि मेरी प्राइवेसी में झांका क्यों किसी ने। प्राइवेसी, निजता का अधिकार, बिल्कुल। निजता का हनन। बिल्कुल। ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर प्राइवेसी में अगर किसी के झांक सकते हो, जितने भी मंत्री हैं, अगर सबके फ़ोन कॉल टैप होने लग जाएं तो क्या हो देश का, समझ सकते हो सही आप। बात है। जैसा कि पुलिस इस्तेमाल करती है, जैसे मान लो कोई अपहरण करके ले गया तो उसकी ट्रेस कर लेते ट्रेस हैं। करने के लिए उसको उस पर डाला अच्छा, जाता है। एक दूसरी चीज, सोशल साइट, जी, उसका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है? कुछ हद तक निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका भी एक टाइम होता है कि जैसे आपने कुछ डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है, वो हर एक वेबसाइट का अपनी टर्म्स कंडीशन होती है। कुछ टाइम तक वो डेटा उनके आर्काइव में रहता है। आप डिलीट करने के बाद पब्लिकली दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके पास रहता सेव है। रहेगा। जैसे कई चीजें अपन देखते हैं कि गूगल ड्राइव पे चले जाती हैं वो चीजें। हाँ, है ना। तो ऐसे उनके आर्काइव में रहता है। अगर जैसे आपने गूगल ड्राइव से कोई चीज़ डिलीट की है तो वो भी उसके ट्रेस में 30 डेज तक रहती हैं। अगर उसको वो अगर जो कंप्यूटर वाला सिस्टम रिसाइकिल बिन वाला। एग्जैक्टली तो अब अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो 30 डेज़ के अंदर, अगर आप उसको रिस्टोर नहीं करते हो या यूज़ नहीं करते हो, तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये होता है। अलन जी, एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे ऑनलाइन किसी के साथ ठगी हो जाती है एटीएम के माध्यम से। ATM से या किसी हाँ, तो वो क्या ठगी हो- सिस्टम तो उसको लिए रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए उसके? वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ठगी कैसे होती है। सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास जो केसेस आते हैं, सबसे ज़्यादा ये आते हैं कि सर मैं एक दुकान करता हूँ या मैं एक बिज़नेस करता हूँ या जो कुछ भी है, और मेरे पास एक ऑर्डर आया था। उन्होंने मुझे पहले 1 रुपया भेजा या 10 रुपये भेजा, ठीक है। मैंने अपना OTP डाला और वो 10 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया, ठीक है। फिर उनने टेस्टिंग के लिए भेजा था। दोबारा जब उनने भेजा मुझे 10,000 का अमाउंट भेजा, 20 का भेजा, 50 का अमाउंट भेजा। जब मैंने उसको डाला, फिर मेरे पास OTP आया, मैंने फिर OTP डाला, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गया या 20,000 कट गया। तो ये कैसे हुआ? ठीक है। लोग लालच में आ जाते हैं, ठीक है, कि बंदा कुछ बिना कुछ किए मुझे डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है। पहली चीज़ तो ये याद रखने वाली चीज़ है, OTP सिर्फ तब आता है जब आप पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके पेमेंट लेते वक्त कोई OTP पेमेंट नहीं आता? लेते वक्त कभी OTP नहीं आता है। ठीक है। आप कुछ भी कर लो, कोई कितना भी आपको बरगला ले, लेकिन पेमेंट लेते वक्त OTP नहीं आता है। ये पेमेंट बात देते वक्त OTP आता है? जी। तो अगर कोई आपको भेज रहा है तो वो क्या करते हैं कि पहले उन्होंने आपको एक लिंक भेजी या फिर कोई स्कैनर बार कोड भेजा, कुछ भी भेजा आपको, कोई QR कोड भेजा, आपने उससे स्कैन किया, ठीक है। आपके अकाउंट से बाकायदा OTP लगेगा, 10 रुपये कटेंगे, ठीक है। लेकिन इतने में वो आपके पास में दोबारा 10 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे वहीं से। तो आपको ये लगेगा कि आपको रिसीव हुआ एक्चुअली, है ना। वो 10 की जगह 20 कर देंगे ट्रांसफ़र। तो आपको लगेगा 10 तो आपका जो था जो है ये 20 और आ गए आपके पास। फिर जब दोबारा वो करेंगे कि ये तो टेस्टिंग था, 10 रुपये आ गए कि हाँ ठीक है,
फिर जब वो दोबारा करेंगे वो आपका अकाउंट साफ़ कर देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि सर आप कॉल पे रहिए, देखिए आया कि नहीं आया, ठीक है मैं दोबारा भेज रहा हूँ आपको। फिर वो एक और बार भेजते हैं, फिर OTP आता है, फिर कटते हैं। वो जब तक करते रहेंगे तब तक कटता रहेगा, और एक बार कटता नहीं, उसके बाद आप कुछ भी कर लो वो पैसा आपको वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं। और उसके लिए बैंक वगैरह कोई भी जिम्मेदार नहीं है? हाँ यस, क्योंकि आपने खुद ने अथॉरिटी दी है, आपने तो OTP दिया है। लेकिन अनंत जी वो किसी के पैसे में किसी के खाते में तो जाते होंगे ना पैसे वो। सर एक्चुअली मैं आपको बात बता दूं, मामला चाहे 5 रुपये का हो, 500 का हो, 5000 का हो, 5 लाख का हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उतनी ही होती है जितनी 5 रुपये वाले फ्रॉड की होएगी, 50 रुपये वाले फ्रॉड की होएगी और 5 लाख वाले की होएगी। तो ये जो छोटा अमाउंट होता है ना, इसको जो है साइड कर दिया जाता है कि यार छोड़ो इसको, कौन इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, ये ATM से जो होती है ठगी, उसका क्या प्रॉब्लम रहती है? तो देखिए ATM के मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर मैं बताता हूँ ATM के मामले में। बताइए। ATM के मामले में लोग एक वो बोलते हैं कि आपका ATM ख़राब हो गया है, ये बंद हो गया, आप इसे चालू कराना चाहते हो तो आप ही हमें करवाना चाहते हो तो आप हमें ये बताएं, OTP बताएं आपकी। वो तो वही OTP वाला हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ मशीन के माध्यम से जो होता है ट्रांजैक्शन, उसकी कह रहा हूँ मैं। लगाई जाती है, एक चिप लगाई जाती है। उसमें क्या होता है कि एक ट्रैकिंग चिप होती है जिसमें एक बैटरी होती है अच्छी खासी, कैमरा होता है ना, और एक चिप होती है जो उसको क्लोन करने का काम करती है, ठीक है। वो अब आजकल बहुत कम हो गया है, मतलब ना के बराबर चल रहा है ये काम, अब नहीं हो रहा है। पहले होता था क्योंकि लोग जानते नहीं थे, अब इतने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाते हैं कि आप इस तरह से ATM चलाओ वगैरह, तो अब ये सब हो गया, इससे नहीं होता। लेकिन अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने पेमेंट गेटवे का अगर आपने नाम सुना हो, पेमेंट गेटवे वो जगह होती है जहाँ से जब हम परचेजिंग करते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आप जाएंगे पेमेंट प्लेस ऑर्डर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से, वॉलेट से, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो जो पूरे ऑप्शंस आते हैं ना एक साथ, वो पेमेंट गेटवे होता है। तो इंडिया में क्या है, हमारे 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे चलता है, ठीक है। कई कंट्रीज़ हैं बाहर, US में, चाइना में, वहाँ पे 2D पेमेंट गेटवे चलता है। 2D पेमेंट गेटवे वो होता है, वहाँ पे आपको अपने 16 अंकों का कार्ड नंबर डालना है, अपना एक्सपायरी डेट डालना है, और CVV कोड जो पीछे आता है 3 अक्षरों का, सिर्फ वो डालना है। OTP गया, तेल लगाने, कट गया पैसा, ठीक है। उसके लिए कोई पासवर्ड नहीं, कोई OTP नहीं। वो 2D गेटवे होता है, वो अभी भी चल रहा है काफ़ी जगह पे। पहले फेसबुक भी इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी लगभग 6 महीने से फेसबुक ने, 6 महीने क्या, साल भर हो गया है, 1 साल से फेसबुक ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है अब। तो अब 2D पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं होता है जो, और जहाँ होता है यूज़ वहाँ वो लोग, जैसे कोई हैकर है जिसने आपके कार्ड का डिटेल्स ले लिए 16 अंकों का वगैरह, अब इसको लेके वो किसी पेमेंट गेटवे वाले के पास जाएगा, तीसरे बंदे के पास में, वहाँ वो उससे 20%, मतलब आपका 10,000 निकाल रहा है ना वो, तो उससे वो 2,000 मिलेंगे, बाकी का 80,000 वो खा जाएगा जिसका पेमेंट गेटवे है, और वो भी उस 2,000 के लिए आपके 20,000 का, 10,000 का नुकसान कर देगा। तो यहाँ तक क्या बोलते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं डेबिट कार्ड से, इस तरह से होता है आपका, क्या बोलते हैं, फ्रॉड। कुल मिलाकर के यह देखिए, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, उतनी ही ज़्यादा दुविधाएं भी हैं। और कहीं ना कहीं, हालांकि इसको लेकर के मैं ये चाहूँगा आनंद सर कि एक दिन स्पेशली एक प्रोग्राम रखा जाए। बिल्कुल, मेरे आप भी हैं और आपके साथ में कुछ और जो एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल। उनको भी हम शामिल करें, क्योंकि अनछुए पहलू में तो एक निश्चित टाइम हमारा लिमिट रहता है, और उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, चाहे वो ATM से ठगी हो, चाहे किसी और माध्यम से ठगी हो, और आजकल तो सर बहुत कुछ उठ जाता है। मैं आपको बताऊं, आजकल तो ऐसी फ्रॉड हो रही हैं। फेसबुक आपकी मैंने बना ली, क्लोन बना लिया, आप मेरे मित्र हैं, मुझे जानते हैं, और एक मैसेज आएगा, और सर क्या हाल है, मेरे पास साथ हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि गंगापुर के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं फेसबुक पर, और उन्होंने मैसेज भेजा, और अजय जी क्या हाल है, बढ़िया, बिल्कुल मस्त हो, कहाँ हो, मैंने कहा सर घर पे हूँ, आजकल बढ़िया चल रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल। तो यार वो फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हो क्या? जब उसका ये मैसेज आया ना, तभी मैं समझ गया कि ये चीटिंग वाला मामला है। मैंने कहा बिल्कुल, फ़ोनपे, पेटीएम सब यूज़ करता हूँ, बताओ यार, वो अर्जेंट काम है और मुझे है ना 10,000 रुपये की सख्त आवश्यकता है, मैं शाम को आपको वापस कर दूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं 10,000 दे दूँगा आपको, लेकिन मेरे खाते में 10,000 नहीं है। मैंने कहा मैं तो 2,000 रुपये हैं और वो दे सकता हूँ। तो उसने कहा चल यार रहने दे, चल कोई बात नहीं, 2,000 ही दे दे। तो मैंने कहा मैं 2,000 भी नहीं दूंगा, क्योंकि इतने से तो मेरे खाते में चाहिए। तो फिर वो बड़ा परेशान हो गया, रहने दे, बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ मत दे।
मैंने कहा नहीं यार, मैं तुझे 10,000 दूंगा, बल्कि मेरे खाते कैश में ज़रूर मेरे पास में पड़ा है। तो मैंने कहा तू एड्रेस बता फटाफट, मैं पहुंच रहा हूँ, कहाँ मिलेगा। उसने वो बंद कर लिया। फिर मैंने जो मेरा मित्र था उसको बोला कि काका तेरी फेसबुक आईडी हैक हो चुकी है और ये हो रहा है, तो उसने भी फिर सबको सर्कुलेट कर दिया। आजकल कुछ इस तरह की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही हैं। मैं इतना जानता हूँ, अपने आप को सेफ रखें। और ये याद रखिए सर, वो एक गाना था ना, वो मुझे बड़ा याद आता है कि हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का, और तकदीर है क्या मैं क्या जानूँ, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। कुल मिलाकर के आप अपनी मेहनत से जो कमाएंगे वही आपके काम आने वाला है। आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती सर दुनिया में। कोई आपसे कहता है कि आपकी 40 लाख की लॉटरी लग गई, 20 लाख की लॉटरी लग गई, ये सब फालतू की बात है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में कुछ नहीं मिलता, और वो भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता सर। हर चीज़ के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। 2-3 साल पहले भी मेरे पास एक फ़ोन आया था, सर आपका लकी ड्रा खुला है और आपको 12 लाख रुपए की गाड़ी मिली है। मैंने कहा सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आप 12 लाख रुपए दे दीजिए। क्योंकि अजय जी ठगी भी उसी के साथ में होती है जो लोभ में फंसता है। हाँ बिल्कुल, लालच लालच ही तो बुरी बला है। तो वही सर, चीज़ है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और दूँ। मेरे पास भी एक कॉल आया था कि आपका SBI का कार्ड बंद होने वाला है, आप अपनी ID प्रोवाइड करवाइए, पैन नंबर और आधार नंबर, नहीं तो आपका कार्ड आज शाम तक बंद हो जाएगा। मैंने कहा सर बंद मत करना मेरा कार्ड, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। तो कि आपका आधार और पैन मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर। मैंने कहा ठीक है सर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर कॉल आया, सर आपने कॉल नहीं की, वो आपने व्हाट्सअप नहीं किया। मैंने कहा सर मेरे पास है नहीं है, अभी ऑफिस में बैठा हूँ, मैं घर जाके दूंगा, मेरे पास है नहीं। कि ठीक है आप जैसे ही हो जल्दी भेज देना। मैंने कहा सर कार्ड बंद नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे ऊपर चढ़ गया, आपको पहले तो होश रहता नहीं है, आपको इतने बार मैसेज किए, ईमेल किए, इमोशनली हार्ट ब्रेक करना। आपको पहले तो होश नहीं, आज लास्ट डेट है, आज भी आप ऐसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गिड़गिड़ाने लग गया कि सर ऐसा मत करना। एक्चुअली मेरे पास SBI का अकाउंट है ही नहीं। बताइए। तो मैं उससे पागल बना मज़े ले रहा था। फिर हमने उस नंबर को ट्रैकिंग पे भी डाला, लेकिन होता क्या है कि ये नंबर ट्रैक होते नहीं हैं। आज यूज़ हो रहे हैं, कल बंद हो जाएंगे, 10 दिन बाद फिर यूज़ होगा, फिर बंद हो जाएगा 1-2 घंटे यूज़ होके, है ना। उनके पास 50 नंबर होते हैं अलग अलग, है ना। तो ट्रैक करने का भी कोई मतलब नहीं हो रहा। एक अमेज़न प्राइम पे एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है जामतारा। जामतारा ये वो जगह है जहाँ से इस फ्रॉड का सिस्टम शुरू हुआ था इंडिया में। अच्छा, शुरुआत वहाँ से हुई थी जी। उसमें पूरी तरीके से दिखाया गया कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोग करते हैं इसको। तो अगर हो सके तो जामतारा देखिए अमेज़न प्राइम पे, जिन लोगों के पास भी है सब्सक्रिप्शन उसका। और बाकी तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही गंगापुर सिटी के बिजली कर्मचारी के साथ में 2.5 लाख रुपए इसी तरह से, जैसा कि आनंद जी बता रहे थे कि आपका ATM बंद हो चुका है, अगर चालू करवाना चाहते हैं तो बताइए। तो उन्होंने बता दिया और सारा बताते बताते ही 2.5 लाख रुपए निकल गए। सबसे बड़ी बात ये है ना, बैंक की तरफ से कभी आपकी डिटेल लेने के लिए कॉल नहीं आता। RBI बार-बार सजेस्ट करता है आपको, बिल्कुल, बार-बार सचेत कभी कॉल नहीं किया जाता आपको। तो कुल मिलाकर के ये है कि वही RBI का स्लोगन है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। और इस तरह की कोई भी जो है वो आसानी से नहीं मिलती। आजकल व्हाट्सएप पे +92 पाकिस्तान से और आते हैं। हाँ एक बार, हाँ एक ये चीज़ और थोड़ी सी आप बताएं आनंद सर। जी, एक क्या है कि आजकल व्हाट्सएप कॉल आते हैं आपके लकी ड्रॉ के लिए। मुंबई में हमारा ऑफिस है, हम जियो ऑफिस से बात कर रहे हैं या फिर हम इस ऑफिस से बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम जियो से बात कर रहे हैं इसलिए हम नेट कॉल कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हम वो व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो इस कॉल में आपको जियो की तरफ से ये लकी ड्रॉ मिला है और आप मुंबई में हमारे इस आदमी से बात करके अपना लकी ड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, वो नंबर आता है +92 से 91 इंडिया का कंट्री कोड है, 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर 92 से के अलावा, हाँ +92 से कॉल आता है या फिर +91 के अलावा किसी भी नंबर से कॉल आ रहा है तो वो सही नहीं है कॉल। नहीं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये है कि इन चीज़ों का आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको सचेत रहना पड़ेगा, और तब जा कर के आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। और उम्मीद करते हैं, आज बहुत टाइम हो गया। और एक खबर और, रक्तदान शिविर 26 जनवरी को हाई सेकेंडरी के मैदान पर लगाया जाएगा और उसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय होंगे। चलिए, तो ये तमाम खबरें हैं और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज गंगापुर सिटी से नहीं है। बस जाते जाते एक खबर और मैं आपको देना चाहूँगा कि 1-2 दिन में पुलिस एक बड़ा खुलासा और बड़ा धमाका करने वाली है। बिल्कुल, तो आप रहिए सचेत, हमें ज़रूर सब
पता है, लेकिन अभी हम ज़्यादा उसको खुलासा नहीं करना चाहते। अभी थोड़ा सा टिप्स दे दें वजीरपुर वो छोटी उदय के मामले में। चलिए, तो बड़ा खुलासा बहुत जल्दी करने वाले हैं। यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है ही, और एसडीएम के नेतृत्व में आज सड़क सुरक्षा माह को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया। रिफ्लेक्टर गाड़ियों के पीछे लगाए गए और चेक किया गया। सर हाँ जी, मैं एक ये और बताना चाहता हूँ, लोगों की फेसबुक बहुत हैक होती है। मेरी फेसबुक हैक हो गई 2 बार, मेरी भी हो गई जी। होता क्या है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो अपना नंबर या अपने पेरेंट्स का नंबर रखते हैं, ठीक है, और वो नंबर हम ज़्यादातर पब्लिकली शो भी कर देते हैं पासवर्ड में, अच्छा है ना। यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो डेस्कटॉप यूज़र हैं, लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं फेसबुक, लेकिन जो डेस्कटॉप यूज़र हैं, जो लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, जो ऊपर का URL होता है जहाँ पे लिंक दी होती है, उस URL में यूज़र नेम दिखाई देता है फेसबुक का, तो उसे क्या बोलते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो मिल जाता है, सबका मिलता है। रही बात पासवर्ड की, तो लोग क्या करते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ ओपन किया हुआ है, उसको पासवर्ड बनाया हुआ है, या फिर अपना मैरिज एनिवर्सरी ऑन की हुई है, उसे पासवर्ड बनाई हुई है, अपनी यानी जो इजी चीज़ें हैं कॉमन, हाँ, अपना नंबर या अपने पेरेंट्स का नंबर रखा हुआ है, वो पासवर्ड बनाया हुआ है, सिंपली हैक हो जाते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कम से कम 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो रखिए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है, जिसमें OTP अगर कहीं भी आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, चाहे वो जीमेल हो चाहे फेसबुक हो, अगर कहीं भी आपका अकाउंट ओपन हो रहा है तो आपके पास पहले OTP आएगा। वो OTP जब उसमें डालेंगे तब वो अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे, अगर किसी के पास यूज़र नेम पासवर्ड हो तब भी। लेकिन वो भी जाता है, वो भी बाईपास होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बाईपास होता है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, इसलिए हम कर भी लेते हैं। नहीं, इसको लेकर के तो एक सेपरेट सेशन करेंगे सर हम। इसको लेकर के बहुत बढ़िया 20,000 रुपये 2 महीने पहले एक फौजी भाई बनकर मोटरसाइकिल सस्ती बेचने के बहाने झांसे में आकर कर चुके हैं। बार बार नहीं आएंगे चक्कर में। अनवर जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है अनवर जी। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है, और ऐसी गलतियां बार बार ना करें। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने कही आपसे, उसको ध्यान रखें, बिना मेहनत के, बिना प्रयासों के कुछ नहीं मिलता सर। इतनी आसानी से कोई कुछ नहीं देता आपको। सही बात है सर। सही बात है सर। लालच में आके ही लोग ऐसे काम करते हैं कि हमें लॉटरी लग जाएगी या हमें कुछ मिल जाएगा, गिफ्ट वाउचर वगैरह। छाया आ रही है सर, और उनका बिल्कुल कट जाता है। तो कुल मिला करके ये है कि आज की ये तमाम खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। टाइम बहुत हो चुका है, शनिवार है, आप लोग भी मनोरंजन के जो प्रोग्राम है उनका लुत्फ उठा रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात। अगर मैं जाते जाते आपको ये खबर सुनाऊं कि अब हम ये चैनल बंद करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? झटका लगा? अब इसके पीछे क्या राज है, ये मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ज़रूर, लेकिन बहुत जल्दी बताऊंगा। शायद कल या परसों आपको बताऊंगा। कल हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा ही अपनी बात, और शायद हो सकता है अपनी बात में मैं इस बात का खुलासा करूं कि अगर आपको ये खबर मिले, ब्रेकिंग न्यूज़ मिले कि हम जी न्यूज़ पोर्टल को अब अगर बंद कर दें तो कैसा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या राज है इसके पीछे, ये बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा। कल अपनी बात ज़रूर देखना। हम और आप रूबरू होंगे, बहुत सारी गाँवों की बातें करेंगे, गाँवों के लोगों से मिलेंगे, सरपंचों से बातें करेंगे, और भी कुछ नए प्रोग्राम अब आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। RTI को लेकर के बहुत जल्दी एक प्रोग्राम आने वाला है, और कल विधायक रामकेश जी से भी हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। अगर वो आज आगे होंगे तो उनको लाइव लेने का हम प्रयास करेंगे। बाकी मुद्दे जो भी हैं उनको उठाने का हम प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। और अनंत सर जो हैं, इनको लेकर के और साइबर टीम को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम भी बहुत जल्दी हम करेंगे। लेकिन जाते जाते फिर वही कहूँगा, अनंत सर क्या है, गया आप वो गिरीश जी कह रहे हैं दीतवार कल है। हाँ, दीतवार कल है, तो वो तो शायद मैं कल ही प्रैक्टिस करके आऊँगा इस भाषा को बोलने का प्रयास। ये इतना आसान भी नहीं है सर इस लैंग्वेज को बोलना, ये मैं आपको बता दूं। मुझे बड़ा रिहर्सल करना पड़ा था जिस दिन पहला एपिसोड था। चलिए, मैंने बहुत नॉर्मली तरीके से बोल दिया, मगर जब मुझे लगा कि जब मैं किसी किरदार में हूँ तो मुझे उस किरदार में पूरी तरीके से ढलना चाहिए। तो उस किरदार को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी सर। तो कल देखते हैं क्या रहता है अपनी बात में। तो आप ज़रूर जुड़िए कल, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें सर, और उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर आपको पसंद आ रही होगी, और आपके हर मुद्दे को हम उठा रहे हैं बहुत तरीके से। सर जी, न्यूज़ फोटो बंद मत करना, अच्छा न्यूज़ पोर्टल बंद मत करना, चेतराम जी कह रहे हैं। सर
अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये चैनल बंद कर रहे हैं या हम अनंत सर ये चैनल बंद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर आपको ऐसी खबर मिले कि ये चैनल अब बंद होने वाला है तो आपका रिएक्शन क्या तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है ये मैं कल आपको बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।